नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वीडियो पर ज़्यादा भूमिका की ज़रूरत नहीं है। ये कटे हुए पेड़ खुद ही बता रहे हैं कि हम हसदेव अरण्य पे हैं। जैसे कि आजकल फेसबुक पर, ट्विटर पर और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे होंगे हैशटैग सेव हसदेव। तो वहीं पे मैं मौजूद हूँ और ये सारे पेड़ जो आप देख रहे हैं इधर, ये कटे हुए हैं यहाँ पे। और क्यों कटे हैं, इस बात को हम यहाँ के लोगों से जो हमारे साथ हैं उनसे समझेंगे। जय जोहार भैया। हाँ जोहार। आपका परिचय भैया? मेरा नाम उमेश्वर सिंह आर्मो, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। अच्छा जी। और ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये साल्ही का गांव है, साल्ही जंगल है। हाँ। जो परसा कोल माइंस का क्षेत्र में आ रहा है। और जो पेड़ कटे हैं उसी के लिए अडानी कंपनी के द्वारा कटाई किया जा रहा है। अभी कितने पेड़ कटे हैं? यहाँ लगभग अभी 300 पेड़ कटे हैं। और ये जो पेड़ कटे हैं ये बड़ा पेड़ है, विशाल तरीका से इनका जो वो होता है वो है 200-300 साल का जो उम्र के पेड़ हैं वो कटे हैं। जो साल का वृक्ष है, महुआ का वृक्ष है, तेंदू का वृक्ष है, इनका उम्र बहुत लंबा है जिसको हमारे पूर्वजों ने बचा करके रखा है। वो पेड़ कटे हैं जी। इसमें टोटल कितने पेड़ कटेंगे? देखिए, ये जो परसा खदान की कोयला खदान अगर खुलती है तो 4,50,000 पेड़ कटेंगे। और उसमें जो बड़े पेड़ हैं, जो पौधे हैं, उसका तो गिनती ही नहीं है। इस तरीके के पेड़ जरा करीब चल के दिखाते हैं। जो बड़े पेड़ हैं ये इस प्रकार से इसका गिनती है वो माने 4,50,000 होंगे। लेकिन जो छोटे पौधे हैं 5 इंच 6 इंच का पौधा, जो 3-4 साल का 5 साल का पौधा, उसका तो कोई आंकलन ही नहीं किया है ना। वो कितना कट जाएंगे उसका कोई गिनती नहीं है। अच्छा, और ये कौन सा पेड़ है भैया? महुआ का फूल है। अभी जो हमारे महुआ का जो सीजन है, बहुत अच्छा इसका फूल आया था। महुआ बीछे हैं गांव के लोग। हाँ। और कोरबा जिला से और माने छत्तीसगढ़ से महुआ का फूल अभी ब्रिटेन में जाने वाला है, बिक्री होगा। हाँ। छत्तीसगढ़ से। हाँ। अब ये जो महुआ का फूल है हमारे ही जंगल से मिलता है। ये देख सकते हैं, अडानी काटा है इसको। ये जो महुआ का फूल है यहीं से हम उठाए हैं महुआ का फूल। और इस बार जो महुआ नीचे से बिने हैं जी, वो इस पेड़ का आखिरी महुआ था, जो आखिरी महुआ था जो पेड़ जो काट दिए। और अभी भविष्य में इससे टोरी आता, डोरी। हाँ, जिसका हम तेल निकालने के लिए यूज करते हैं, उसका फल होता है डोरी का। हाँ। जी। तो ये तो खैर दिखाई देने वाली चीज़ों की बात है और ऑक्सीजन निरंतर मिलते रहता है। हाँ, देखिए जो पेड़ हैं उसके लिए हम नहीं कह सकते किस प्रकार से हमारे जीवन को और पर्यावरण को आगे भविष्य में बना करके रखती है। ऑक्सीजन का ये तो हम ले रहे हैं, उसका बात कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन को दुनिया जान रही है कि जो पेड़ के बगैर ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। और वो ऑक्सीजन की देने की उम्र कितना होगा, कितना 100 साल, उसका कोई गिनती नहीं है। और उस एक पेड़ की जो ऑक्सीजन निकलेगा उस ऑक्सीजन का गिनती भी नहीं है कि कितना ऑक्सीजन देगा, कितने रुपए, कितने करोड़ का होगा। अच्छा, ये जो कोल माइंस की आप बात कर रहे हैं, हम लोग आगे चलते चलते बातें करते हैं। और ये जो कोल माइंस की आप बात कर रहे हैं जी, ये कोल माइंस कितने बड़े एरिया पे होगा? ये बड़ा एरिया है। देखिए, इसमें जो राजस्व का ज़मीन है वो तो अलग है। मैं जंगल ज़मीन को ही बता रहा हूँ। 841 हेक्टेयर ज़मीन है जो सिर्फ जंगल ज़मीन है परसा कोल ब्लॉक में। 841 हेक्टेयर ज़मीन जो इधर आप देख पा रहे हैं, जो विशाल तरीका से जो जंगल का घना क्षेत्र है, जैव विविधता से परिपूर्ण है, वो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। इसको हम समृद्ध जंगल कहते हैं। ये समृद्ध जंगल की जो इलाका है वो कटेंगे। तो इस प्रकार से जो पेड़ हैं ये भारी नुकसान होगा। इसका तबाही हम सिर्फ जो हसदेव के जो गांव हैं, जो हसदेव गांव के क्षेत्र है, परसा साल्ही के लोग हैं, उन्हीं लोग नहीं झेलेंगे।
इस तबाही को पूरे देश झेलेगी। इसमें माने बड़ा दुर्दशा होगी, जो पर्यावरण है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की जो किल्लत होगी वो देश कभी उस सुधार नहीं कर पाएगी, ये हसदेव का क्षेत्र कटेगा तो। और ऑक्सीजन का किल्लत देश ने पिछले साल देखा है। जब कोरोना आया तो आप देखे होंगे कि लाखों आदमी ऑक्सीजन की कमी के लिए मर रहे थे। और बिजली तो आप बना लिए, लेकिन बिजली ऑक्सीजन उस समय नहीं बना पा रही थी। ऑक्सीजन कौन बनाता है? जो पेड़ पौधे हैं वही बनाता है। और जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो बिजली कोयला कैसे ऑक्सीजन बनाएगा? आपके एसी, टीवी, पंखा जी कुछ काम नहीं आएंगे उस वक्त। काम नहीं जैसे एक साल पहले नहीं आ रहे थे। आप देख रहे थे कि अस्पतालों के बाहर ऑटो में खाली जगहों पे पत्नी अपने पति के मुंह में फूंक रही है। दृश्य हमने देखा है ना। लोगों को सड़कों पे तड़पते देखा है, लोगों को चौराहों पे तड़पते देखा है बिना ऑक्सीजन के, है ना भाई? तो ये ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं। ये जो फलदार वृक्ष है, जो इसको हम जामुन बोलते हैं। एक साल में ही आदमी सारी चीजें भूल गया और फिर से काटने को उतारू हो गया। एक छोटा जो पौधा तैयार करते हैं, वो छोटा पौधा तैयार करने के लिए हमको 4-5 साल का समय लगता है। ये जो पेड़ हैं ये तो कई सौ साल में तैयार हुए हैं। ये हमारे पुरखों ने बचा करके रखा है। और इस पेड़ को आपको काटने में सिर्फ 5 मिनट लग गई। आप 100 साल का पेड़ जो प्रकृति तैयार करके हमें दी है मानव समाज को, उसको आप 5 मिनट में काट करके ख़त्म कर रहे हैं। आप ये तैयार ही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है कि इतना इस प्रकार से मानव जीवन में आप तैयार करेंगे। ऐसे पेड़ नहीं हो सकते। ये कौन सा पेड़ है जो हम ये जामुन का पेड़ है, जिसका फल मिलता है। इसका जो छाया है बहुत ही सुकून छायादार होती है, जिसके औषधि महत्व भी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो ये कुछ भाई साहब और हैं मेरे साथ, एक भाई और हैं। तो क्या नाम है आपका? राजा जय सिंह कुसरो। अच्छा, तो आप इसी गांव से हैं? जी, मैं साली का रहने वाला हूँ। तो ये पेड़ जो हम देख रहे हैं सब कटा हुआ, ये कब कटा? ये 29 तारीख को पिछले महीने को कटा है। अच्छा जी, रात को सुनसान रात में काटा गया। हाँ। जब मशीन चली तो हम सुबह सो करके उठे। हाँ। तो लोगों के साथ इकट्ठा हुए। हाँ। फिर जंगल की ओर दौड़ते आए। हाँ। हाँ। तो यहाँ आके हमने देखा बहुत सारे पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे। हाँ। और पेड़ कटाई चल रही थी। चूँकि हम फर्स्ट टाइम आए तो कम जनसंख्या में आए। हाँ। तो हम लोग को पुलिस फोर्स धक्का उक्का भी दिया। हाँ। लेकिन जैसे ही हम लोग ज़्यादा लोग आए तो आप कहाँ से अनुमति लिए हैं करके हमने पूछा उन लोग को, तो गाड़ी से फरार हो गए। ये कितने बजे की बात होगी? ये सुबह 6 बजे की बात है। अच्छा, तो ये जो हम देख रहे हैं पेड़, ये कटा किस टाइम? रात को कटा? रात को कटा है, 3 बजे रात को कटा है। 3 बजे रात को कटा है। अच्छा, तो गांव वाले आवाज़ मशीन का गया? जी, गांव वालों का मशीन एक्चुअली यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक आवाज़ करती है। हाँ। तो गांव वाले रात में ही पता चल गया, लेकिन रात में नहीं आ पाए। तो जैसे सुबह हुआ 5 बजे तो आए हम लोग। हाँ। तो देखा यहाँ पे पूरा कट रहा था पुलिस बल तैनात करके। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ बताइए जी। जैसे ये कटा तो उनके पास काटने के संवैधानिक अधिकार और आपके पास बचाने के संवैधानिक अधिकार, ये मुझे ज़रा समझाइए कैसे है? देखिए, हमारे पास जो संवैधानिक अधिकार है वो वन अधिकार अधिनियम 2006, वो ग्राम सभा को अधिकार दिया है कि भाई जब तक आप जो वन भूमि है उसको ग्राम सभा की ओर से आप सहमति नहीं दोगे तो उसको गैर मध्य भूमि में परिवर्तन नहीं कर सकते। माने खदान के लिए आप नहीं ले सकते, आप पेड़ नहीं काट सकते, उसका एक पत्ती नहीं तोड़ सकते। वो हमारे ग्राम सभा की अधिकार है। और जो वन अधिकार कानून जो भारत की बड़ी कानून है वो कहती है। तो इसमें जो भूमि अधिग्रहण, वन भूमि अधिग्रहण की गई है राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की ओर से, तो हमारे जो ग्राम सभा तो हुए नहीं हैं। फर्जी ग्राम सभा करवा करके जो उदयपुर का रेस्ट हाउस है सरगुजा, वहाँ
सचिव को दबाव डाल करके एसडीएम और क्या बोलते हैं एसपी बैठ करके दबाव डाल करके फर्जी प्रस्ताव लिखवाई गई। ग्राम सभा तो किसी क्या बोलते हैं तहसील में नहीं होता है ना, वो तो गांव में होता है। तो फर्जी तरीक़ा से यहाँ जो ग्राम सभा के प्रस्ताव हैं वो लिया गया और उसी फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव के तहत वन स्वीकृति दी गई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जैसे अभी आप बता रहे हैं तकरीबन कितना पेड़ कटा, ये अभी जो कटा हुआ है? अभी लगभग 300 पेड़ कटे हैं। 300 पेड़ कटे हैं। और आपका आंदोलन जो है वो कितने साल से जारी है? देखिए, हमारा आंदोलन सिर्फ परसा के लिए नहीं है, पूरे हसदेव क्षेत्र को बचाने के लिए है। तो हम 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं कि हसदेव की क्षेत्र को बचाया जाए और हसदेव को बचाने के लिए हम 10 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। इसमें 2016 से जो परसा खदान की प्रक्रिया चल रही है उस पर संवैधानिक रूप से मंत्रालय को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को, सभी को हमने लेटर लिखा है, आवेदन लिखा है कि ये जो आप गलत तरीक़ा से परसा खदान की स्वीकृति ले रहे हैं और ये परसा खदान की स्वीकृति नहीं मिला था। उस समय भी हम बोले थे कि ये जो समृद्ध जंगल हैं वो खदान से कट जाएंगे तो पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए इसका स्वीकृति ना दिया जाए। ये प्रस्ताव हमने मंत्रालय को पहले भी भेज चुके हैं। अच्छा, अभी जैसे हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करें जी, तो अभी आपकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, पहले तो हम इसके जांच के लिए कलेक्टर, राज्यपाल सभी को लिखे हैं कि फर्जी ग्राम सभा के तहत स्वीकृति ली गई है और उसको निरस्त किया जाए। लेकिन इनको लिखने के बाद राज्यपाल महोदया चिट्ठी लिखी कलेक्टर, सरगुजा कलेक्टर को कि इसका जांच होनी चाहिए। राज्यपाल की चिट्ठी का भी मतलब नहीं है अडानी के सामने और आज तक जांच नहीं हुआ और पेड़ कटाई शुरू कर दिए। तो हम कोर्ट में याचिका दायर किए हैं, हाई कोर्ट में बिलासपुर, और उसका सुनवाई अभी जारी है और हम कोर्ट से सहमत हैं कि इस प्रकार से जो अन्याय हो रहा है हसदेव में, भारत की भविष्य, जो भारत का फेफड़ा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको रोक के लिए ज़रूर वो हमारे साथ न्याय करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, अभी हम छत्तीसगढ़ के जंगल के क्षेत्र पे हैं, यानी कि हम उत्तर छत्तीसगढ़ में हैं मुख्यतः, और मध्य छत्तीसगढ़ जो है वो धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है ना। तो इस जंगल के कट जाने से, हसदेव के जंगल के कट जाने से धान के कटोरे के नाम में कितना इफेक्ट आएगा? देखिए, जो हसदेव की जो क्षेत्र है, यहाँ से बड़ी जो हसदेव नदी है, वो हसदेव नदी में इसी क्षेत्र की जो नदियां हैं, नाला हैं, वो जा कर के मिलती हैं। माने हसदेव का जो इलाका है, हसदेव का जो जंगल है, वो हसदेव नदी की कैचमेंट एरिया है। यहाँ से बरसात होती है, उससे नालियों में, नदियों में बह कर के हसदेव नदी में पहुँचती है और हसदेव नदी की जो बांगो बांध जो डैम बना है, उस डैम से जो जांजगीर चांपा कि जो किसान हैं वहाँ की ज़मीन की सिंचाई होती है। 4 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की उसी पानी से सिंचाई होती है, उसी डैम से। यदि यहाँ से पानी नहीं जाएंगे, उस डैम में पानी नहीं होगा, तो वो जो सिंचाई होती है जांजगीर चांपा में, वो बर्बाद हो जाएगी। साथ में जो कोरबा में जितने पावर प्लांट लगे हैं, उसी नदी से पानी की सप्लाई होती है। तो हसदेव की जो जंगल है वो समाप्त होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ की जो धान की कटोरा है, जिसको हमें छाती पीट करके गर्व से कहते हैं कि हम धान की कटोरे वाले राज्य से आते हैं, सबने गर्व के साथ कहते हैं, उस धान की कटोरे में भी इसका नुकसान होने वाला है, उसका अस्तित्व मिटने वाला है। आप जांजगीर चांपा की जो सिंचित ज़मीन को देखेंगे, जो हसदेव नदी की पानी से सिंचाई होती है, वो नदी की पानी यदि नहीं होगा तो उन किसानों की हालात क्या होगा, उस धान की कटोरे की हालात क्या होगा,
उसको हम लंबे समय से कह रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो हम सिर्फ जो जंगल बचाने या गांव बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, उन किसानों के लिए भी हम लड़ रहे हैं जो हमसे बहुत दूर हैं, जो देश के लोग आश्रित हैं उस अनाज के लिए, जिस अनाज को खाने के लिए तरस जाते हैं, उस अनाज के लिए भी हम लड़ रहे हैं। अच्छा, और कुछ पेड़ों को मैं और दिखाता हूँ। महुआ का पेड़ तो हमने दिखाया, और उसके अलावा जो बाकी पेड़ कटे वो भी मुझे बता सकते हैं क्या, कौन कौन सा पेड़ है? हाँ, कौन कौन सा पेड़ है भैया इसमें? ये जो बड़ा पेड़ है, इसका जो गोलाईकार भी बड़ा दिख रहा है, उधर भी जो विशालकाय पेड़ है, ये पूरे साल का पेड़ है, जिसको साल बोलते हैं, हम लोग सरई बोलते हैं गांव में। और देखिए इमारती लकड़ी ही इतना बड़ा जो इस पेड़ का जो आकार बना है, इसका उम्र कम से कम 2 से 2.5 साल 2 से 250 साल लगा है, तभी इतना बड़ा इसका आकार बन पाता है। और इसको मैंने 2-250 साल में ये तैयार हुआ, उसको आप 5 मिनट में ख़त्म कर दिए। दूसरी चीज़, ये जो सरकार के लिए ये जो पेड़ है, ये सिर्फ एक पेड़ और इमारती लकड़ी है, लेकिन जो सरई का पेड़ है वो हमारे लिए देव वृक्ष है, जो हम आदिवासी गोंड लोग जो बूढ़ा देव का जो पूजा करते हैं, इसी पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। और इसका हम साल वृक्ष का पूजा करते हैं। हमारे लिए धार्मिक जो महत्व है वो बहुत ही बड़ा महत्व है। तो इस प्रकार से जो आज देखेंगे कि एक मंदिर मस्जिद के लिए बड़ा आंदोलन, बड़ा धरना हंगामा होता है, लेकिन हमारे जो देव वृक्ष ख़त्म हो रहे हैं उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता, वो बहुत ही दुखद विषय है। आप इसको इमारती मानते हैं, लेकिन हम देव वृक्ष मानते हैं, इसका हम पूजा करते हैं। आदिवासी गौड़ जाति के लोग खासकर इसका एक बड़ा वैल्यू है। जी जी। और बूढ़ा देव का पूजा इसी पेड़ के नीचे करते हैं? बूढ़ा देव का पूजा इसी पेड़ के नीचे करते हैं, जो सरई पेड़ है। अच्छा। इसके नीचे करते हैं। कहीं भी सरना जो बनाते हैं आदिवासी लोग, तो वो साल वृक्ष के नीचे बनाते हैं, सरई वृक्ष के नीचे बनाते हैं। सभी के घर में होता है अलग सरना, मेरे भी घर में है, साल पेड़ के नीचे सरना है, मैं भी पूजा करता हूँ। तो बहुत दुखद है, इस पर कुछ हम नहीं कह सकते हैं। मैंने बहुत दर्द का शब्द है इस पर बोल पाना। देखिए, आपने इसका क्या इफ़ेक्ट होगा और क्या हुआ इस पर बात किया। मैं ये आपसे समझना चाह रहा था कि आप पूरे देश से क्या कहेंगे। आपने तो इफ़ेक्ट बताया कि इसके परिणाम निकलेंगे, आप अपने तरफ से इन पेड़ों के कटाव पर क्या कहेंगे पूरे देश को? देखिए, हम पूरे देशवासियों के लिए कहना ही चाहते हैं कि जो हरदो का क्षेत्र है, हरदो जंगल बचेगा तो देश बचेगा। क्योंकि इसमें हम एक चीज़ बड़ा महत्व जोड़ के देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है वो किसी एक राज्य, एक जिला, एक गांव के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए ऑक्सीजन है। और यदि हरदेव का जंगल कटेंगे तो ऑक्सीजन पूरी तरीक़ा से ख़त्म होगा। दूसरा चीज़, जो जलवायु परिवर्तन है वो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से समय से बरसात हो जाती है, वो बरसात भी नहीं हो पाएगा। वैज्ञानिकों का सर्च है कि यदि हरदेव के जंगल कटेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि हरदेव की जंगल कटेगी तो जो जलवायु परिवर्तन होगा वो समय में बरसात नहीं होंगे और वो उत्तर प्रदेश में चला जाएगा और उधर जो हिमालय है उधर टकराएगी और छत्तीसगढ़ में बरसात भी नहीं होगा। तो ऑक्सीजन प्लस जो जलवायु परिवर्तन है, लगातार जो तापमान में वृद्धि हो रही है, वो कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हरदेव को बचाने के लिए हमारा अपील है देशवासियों से कि सभी लोग हरदेव को बचाने के लिए सामने आए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हम लगातार वीडियो हरदेव से कवर कर रहे हैं, देशवासियों के अंतरात्मा को झकझोर पाएगा जरूर। और वो लोग सोचेंगे कि आने वाली नस्लों के लिए हवा रहे, ऑक्सीजन रहे जी, वो आने वाली नस्लें ऑक्सीजन ले पाएँ कि नहीं ले पाएँ, ये तय करना है देश को। एकदम।
है ना भाई जी। जीवन और मरण का प्रश्न है, वो तय करने हैं देश को कि वो जीवन के साथ चलेंगे। अगर वो जीवन के साथ चलते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ हसदेव का नहीं है, नहीं। पूरे वातावरण का है, जलवायु का है। और जैसे सब लोग कर रहे हैं सेव हसदेव करके, इसके साथ शेयर करें, सेव हसदेव लिख के हैशटैग लगा के शेयर करें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।